हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी बड़ी अच्छी चल रही होगी मेरे भाई। और ऐसी में भगवान से प्रार्थना भी करता हूं कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप जी जान लगा के लगे हुए हो मेरे भाई, वो उद्देश्य आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो। तो अपना जो राजस्थान भूगोल के अंतर्गत जो थ्योरेटिकल बैच चल रहा था मेरे भाई, जीरो टू हीरो, उसके अंतर्गत अब क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे करके बेटा आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अपन जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे वो अब्बा तंत्र, उसमें अपन ने अरब सागर वाली नदियां देख ली, अंत प्रवाह वाली नदियां देख ली, बंगाल की खाड़ी की नदियों में आज जो नदियां अपन पढ़ने वाले, कल अपन ने लास्ट चंबल पढ़ा था, आज अपन पढ़ेंगे बनास, आयड़ और गंभीर नदी मेरे भाइयों। और इस तरीके से इस अब्बा तंत्र को अपन लास्ट दी एंड की तरफ लेके चल रहे हैं मेरे भाइयों। और यहां पे सबसे पहला बात मेरे भाइयों, बाबा खाटू श्याम से अपन सब प्रार्थना करते हैं मिलकर के अब की बार हम पे सब पे आशीर्वाद बनाए रखना, और खासकर मेरे बच्चों पे बाबा श्याम जरूर आशीर्वाद बनाए रखना, जिससे इनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। और लक्ष्य की प्राप्ति बाबा श्याम आपको करवा ही चुके हैं। यूं मान लीजिए आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकले और लक्ष्य के साथ जुड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि लक्ष्य की प्राप्ति तो होगी मेरे भाइयों, बिल्कुल। और एक आपके लिए मोटिवेशन स्पीच में लेके आया हूं, जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते मेरे भाई, जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना बेटा अच्छे दिन नहीं आते। भूल जाइए आज की इस कठिनाई और संघर्ष को, क्योंकि आने वाले जो दिन होंगे मेरे भाइयों वो काफी अच्छे होंगे, आपके लिए सुकून देने वाले होंगे, पूरे परिवार के लिए अच्छे होंगे। तो इसलिए बनता है भाई सब कठिनाई और संघर्ष। तो मैं भी सुबह भाई साहब बहुत जल्दी जग के मेरे भाइयों आपके लिए तैयार होकर यहाँ पे आता हूँ कि मेरे बच्चे वेट कर रहे होंगे, और मेरे से भी ज्यादा मैं उन बच्चों का संघर्ष मानता हूँ जो मेरे आने से पहले वेट कर रहे होते हैं। तो बहुत बहुत तहे दिल से आपको पुनः धन्यवाद। राम राम मेरे भाइयों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय जौहर, सभी को प्यार भरा नमस्कार पुनः एक बार और लक्ष्य परिवार की ओर से। और अपन अब कंटिन्यूअस करते हैं मेरे भाइयों, आगे चलते हैं। तो यहाँ सबसे पहली बात ये, अब्बा तंत्र में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों पे अपन चर्चा कर रहे थे, और जिस नदी पे अपन आ चुके हैं वो है आपकी बनास नदी। कौन सी नदी है बेटा? बनास नदी। तो पहले बनास नदी के बारे में समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी सर। तो सबसे पहली बात तो ये बेटा, इस नदी का जो उद्गम होता है ना, उद्गम जो होता है बेटा, ये होता है मेरे भाइयों खमनौर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बेटा? खमनौर की पहाड़ी। और ये जो खमनौर की पहाड़ी पड़ती है बेटा, ये आपकी पड़ती है राजसमंद में। कहां पड़ती है? राजसमंद। तो खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम होता है। राजसमंद के बाद ये थोड़ा सा उदयपुर जाती है, फिर चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, और इसके बाद अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। कुछ इस प्रकार से बेटा इसका बहाव क्षेत्र रहेगा। कौन सी नदी का रहेगा मेरे भाइयों? तो जो नदी आप देख रहे हो उसे आप कहेंगे कौन सी मेरे भाइयों? बनास नदी। और आगे चलकर बेटा ये जिस नदी के साथ अपना संगम करती है मेरे भाइयों, उस नदी को आप कहेंगे ये एक नदी, और जिसमें जाके अपना संगम करेगी वो नदी है बेटा चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। कहां पे संगम करेगी वो मैं सब बताऊंगा आपके लिए यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहली बात ये देख लेते हैं कि आपके खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलने वाली जो नदी है उसे आपने क्या कहा है? तो बेटा वो नदी आपकी रहेगी बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। और मेरे भाइयों बनास नदी का बहाव क्षेत्र कहां पे रहेगा? तो सबसे पहले बेटा राजसमंद में जाएगी। कहां पे जाएगी? राजसमंद में जाएगी। उसके बाद मेरे भाइयों उदयपुर जाएगी। कहां पे जाएगी? उदयपुर जाती है। उसके बाद चित्तौड़गढ़, उसके बाद मेरे भाइयों भीलवाड़ा, और उसके बाद अगर पहुंच जाते हैं अपन तो बेटा अजमेर चली जाती है। उसके बाद मेरे भाइयों टोंक, और उसके बाद पहुंचती है सवाई माधोपुर। तो ये इसका प्रवाह क्षेत्र रहेगा बनास नदी का मेरे भाइयों, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। और जिस जगह मिलती है सवाई माधोपुर में, चंबल में मेरे भाइयों, उस स्थान का नाम रहेगा रामेश्वरम। कौन से स्थान पे जाके मिल जाती है बेटा? रामेश्वरम। ओके सर, ठीक है। अब बात आती है बेटा यहां से लेके यहां तक इसकी आ जाती है कुल लंबाई, और इसकी जो कुल लंबाई है वो है नवीन डाटा के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना बेटा, 512 किलोमीटर। प्राचीन डाटा के अकॉर्डिंग इसका लेंथ हुआ करता था 480 किलोमीटर। तो नवीन डाटा के अकॉर्डिंग जो इसका लेंथ रहेगा बेटा वो कितना है? 512 किलोमीटर लेंथ रहेगा। अच्छा, अब मैं ये बात करूं, देखो कहां से निकली है? खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकली है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और मिल कहां पे रही है? सवाई माधोपुर रामेश्वरम के अंतर्गत। तो बताइए राजसमंद भी अपने राजस्थान में हुआ,
और सवाई माधोपुर भी राजस्थान में हुआ। बात तो सही कह रहे हैं सर। तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली जितनी भी नदियां हैं उनमें इसकी लेंथ बेटा सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसे पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी माना जाता है। कौन सी नदी को बेटा? बनास नदी को। अब देखिए हमारे पास इस चित्र को देखने के बाद उद्गम है, संगम है, कुल लंबाई है और प्रवाह क्षेत्र है। तो इस स्लाइड पे मैं इस चित्र को इतना ही रहने देता हूं जिससे हमें ये चीजें इजी गोइंग मिल चुकी हैं। जैसे सबसे पहले हमें उद्गम मिल गया है मेरे भाइयों इस नदी का, और वो उद्गम है आपका ये खमनौर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बेटा? खमनौर की पहाड़ी। और ये पहाड़ी आपकी पड़ती है जिसे आप कहेंगे कहां पे? राजसमंद। संगम की अगर अपन बात करते हैं, संगम कहां पे? तो वो आपको दिख रहा है बेटा, संगम इसका रहेगा चंबल नदी। कहां? चंबल नदी। और जिला रहेगा सवाई माधोपुर और स्थान रहेगा रामेश्वरम। क्या रहेगा? रामेश्वरम। ठीक है सर। और इसके अलावा जो कुल लंबाई की मैंने बात की बेटा वो आपकी 512 किलोमीटर। ये ध्यान रखना ये नवीन डाटा के अकॉर्डिंग है। और मेरे भाइयों में यहां पे दूसरी लेंथ भी लिख देता हूं 480 किलोमीटर। ये भाई साहब आप ध्यान रखेंगे प्राचीन डाटा के अकॉर्डिंग है, लेकिन प्राचीन डाटा याद नहीं रखना है, नवीन डाटा याद रखना है मेरे भाइयों। क्या? 512। और प्रवाह क्षेत्र जो अपन ने देखा कहां कहां पे रहा तो वो भी आपको क्लियर हुआ कि सर राजसमंद, उसके बाद ध्यान रखेंगे उदयपुर, उसके बाद ध्यान रखेंगे क्या? चित्तौड़गढ़। ठीक है सर। उसके बाद ध्यान रखेंगे क्या? भीलवाड़ा। ओके सर। और उसके बाद ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों क्या? अजमेर। जी सर। और उसके बाद आ जाएगा टोंक बेटा, और लास्ट आएगा सवाई माधोपुर। तो ये इसका क्या रहेगा मेरे भाइयों? बहाव क्षेत्र रहेगा। तो हमारे पास उद्गम आ चुका है, हमारे पास संगम आ चुका है, हमारे पास कुल लंबाई आ चुकी है और हमारे पास प्रवाह क्षेत्र आ चुका है। किसके बारे में बेटा? बनास नदी के बारे में। पहले यूं बताइए यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? और मैंने कल भी तुमसे रिक्वेस्ट की थी, फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई सब सेशन को जरूर शेयर कर दिया करो बेटा, जिससे और भी बच्चों को लाभ मिल सके मेरे भाइयों। बिल्कुल बेटा। चले आगे चले। ये इसकी सामान्य जानकारी के बारे में बात हो गई बेटा अपनी। अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं बेटा उपनाम। कहां पे चलते हैं? उपनाम। उपनाम क्या क्या रहेंगे बेटा? तो ध्यान रखना बेटा जो बनास नदी आप पढ़ रहे हो इसका एक उपनाम तो है बेटा वर्णासा। इसे क्या कहते हैं मेरे भाइयों? वर्णासा बोला जाता है बेटा, वर्णासा। ओके सर। तो एक तो उपनाम रहेगा वर्णासा, एक बेटा इसी को कहते हैं वन की आशा। क्या कहते हैं बेटा? वन की आशा बोलते हैं। और तीसरा एक नाम रहेगा जिसे आप कहेंगे वशिष्ठी। क्या कहेंगे? वशिष्ठी। तो वर्णासा, वन की आशा और वशिष्ठी इसको कहा जाता है मेरे भाइयों। कौन सी नदी को कहा जाता है बेटा? आपके बनास नदी को। और फिर बात आती है मेरे भाइयों किसकी? सहायक नदियों की, कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी रहेंगी। तो उसके लिए मेरे भाइयों यहां पे एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि सहायक नदी कौन कौन सी रहेंगी। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले अपन ने लूनी पढ़ी थी। लूनी की जो सहायक नदियां थी वो मैंने बताई थी कि लूनी की सहायक नदियों में सूकड़ी, बांडी, खारी, जोजड़ी, जवाई, मीठड़ी, लीलड़ी और मेरे भाइयों एक थी आपकी गुहिया। तो इसके लिए ट्रिक बताई थी सूकी, बांडी, खारी जो जवाई से मिली। तो से सागी भी थी वहां पे। ओके सर। फिर मैंने कराई थी आपको पश्चिमी बनास, उसकी दो सहायक नदियां थी, एक थी सूकली और एक थी कुकड़ी। फिर कराई थी साबरमती, उसके अंतर्गत मैंने एक ट्रिक लिखाया था वैसे हमें मावा चाहिए, वैतरक से ही हतमती, हरनब, मेसवा, मानसी, माजम और वाकल थी। फिर मैंने कराई माही, उसके लिए ट्रिक लिखाई ए अन्ना चार पाई में सोजा। हाँ भाई। एराब, अन्ना, चाप, मोरेन, सोम, जाखम, हरण और भादर थी। और इसके बाद अंत प्रवाह की नदियों को अपन ने देखा और उसके बाद अपन बंगाल की खाड़ी की नदियों में चर्चा करने के लिए आए, जहां पे एक ट्रिक लिखी थी, गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू मारे कैसे? सीधे। और उसी तरीके से मेरे भाइयों अब इसकी भी सहायक नदियों को निपटाएंगे। आइए तो सहायक नदियों के लिए एक ट्रिक लिखता हूं भाई साहब। क्या रहेगी ट्रिक? सुनिए भाई साहब। डाकण मौसी है, डाकिन मौसी है, तुम तो ऐसे सुन लो। डाकिन मौसी है आपके पास जिसका नाम है मैना मोर। डाकिन मौसी, मैना मोर। कौन सी बेटा? डाकिन मौसी, मैना मोर। और फिर आगे क्या लिखेंगे? देखो बेटा, बांडी आम को खा गई, बांडी आम को खा गई। तो भाई साहब डाकिन मौसी है आपके पास और भाई साहब उसका नाम है मैना मोर, और हम कह रहे हैं बांडी आम को खा गई। दो तीन स्टेप में लेके आएंगे। एक तो मौसी का नाम पुकारेंगे पहले, और वो मौसी कहेंगे आपके, हमारी जो मौसी है वो डाकिन मौसी है, मम्मी के आगे मत बोलना बेटा नहीं तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो पहले तो क्या कहेंगे? डाकिन मौसी। फिर उनका नाम लेके आएंगे जिनका नाम है मैना मोर, और फिर एक स्टेप में कहेंगे बांडी आम को खा गई। तो देखो डाकिन मौसी, मैना मोर
और लास्ट में बांडी आम को खा गई। ओके सर। और इसके बाद इस ट्रिक को भाई साहब लिखने के बाद फिर आपकी नदी खुलनी चाहिए। तो डाकड़ से बेटा नदी का नाम आ जाएगा डाई नदी। कौन सी आ जाएगा? डाई नदी। मौसी से नदी का नाम आ जाएगा भाई साहब मासी नदी। कौन सी नदी? मासी नदी। ओके सर। और मैना से भाई साहब नदी का नाम आ जाएगा मेनाल नदी। कौन सी नदी बेटा? मेनाल नदी। ओके सर। और मोर से भाई साहब नदी का नाम आ जाएगा मोरेल। कौन सी नदी? मोरेल नदी आ जाएगी। और मोरेल नदी पे भाई साहब आपका एक बांध भी है जिसे आप कहेंगे मोरेल बांध। कौन सा बांध बेटा? मोरेल बांध, जिसकी स्थिति भाई साहब दौसा और सवाई माधोपुर की बाउंड्री पे पड़ता है ये मोरेल बांध। ओके सर। और बांडी से फिर आ जाएगी आपकी कौन सी नदी? बांडी नदी आ जाएगी। ठीक है सर। और आम से जो नदी आएगी बेटा उसे आप कहेंगे आयड़। और आयड़ आगे चलकर बन जाती है क्या? बेड़च। तो इसी से रहेगी आयड़ या बेड़च नदी। और को से मेरे भाइयों एक नदी आएगी जिसे आप कहेंगे कोठारी। कौन सी नदी? कोठारी नदी। और कोठारी नदी पे बनेगा आपका मेजा बांध। कौन सा बांध बनेगा बेटा? मेजा बांध बनता है सर। और ये कोठारी नदी पे जो मेजा बांध बनता है वो कहां पे बनता है? भीलवाड़ा में। ओके। और को से एक नदी और निकालेंगे आप, चलो इधर ही लिख देता हूं, उस नदी का नाम रहेगा, तो बेटा को से एक नदी और निकालेंगे, यहां लिख देता हूं, उस नदी का नाम रहेगा काली सिल। कौन सी नदी? काली सिल। अब ध्यान रहे भाई साहब काली सिंध जो नदी है वो चंबल की है और इसकी कौन सी रहेगी? काली सिल। और खासे एक नदी का नाम आएगा बेटा जिसको आप कहेंगे खारी नदी। कौन सी नदी? खारी नदी। और गई से एक नदी का नाम आएगा भाई साहब जिसे आप कहेंगे गलवा नदी। कौन सी नदी? गलवा नदी। और गलवा नदी पे भी एक बांध है जिसका नाम है भाई साहब गलवा बांध। कौन सा बांध? गलवा बांध, जो कि कहां पे रहने वाला है भाई साहब? टोंक के अंतर्गत रहने वाला है। इसका मतलब ये जो ट्रेक है भाई साहब काफी कुछ देखे जा रही है आपको। सहायक नदियां दोबारा से देख लो। डाकड़ से भाई साहब डाई नदी, मौसी से भाई साहब मासी नदी, मैना से भाई साहब मेनाल नदी, मोर से भाई साहब मोरेल नदी मेरे भाइयों, जिसपे मोरेल बांध बना हुआ है दौसा और सवाई माधोपुर में, बांडी से बांडी नदी, आम से आयड़ या बेड़च नदी, और को से कोठारी जिसपे आपका मेजा बांध बना हुआ है भीलवाड़ा में, और को से एक और निकालेंगे काली सिल, जबकि काली सिंध किसकी है? चंबल की है। और खासे खारी नदी आएगी और गई से गलवा नदी या गलवा बांध जिसपे बना हुआ है टोंक में। देखो आप सच बताना, खारी कई बार आ चुकी है, जैसे आपकी सामर झील में आ चुकी थी एक बार यहां आ चुकी है, एक बार लूनी में आ चुकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके पर लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब ये नदियां मैं समाप्त कर दूंगा तो स्पेशल एक अपन क्लास लेंगे नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, और वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहेंगे? जैसे खारी 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 3 बार आती है, बिल्कुल आती है सर, नहीं है क्या? बांडी बांडी 2 बार आती है, बिल्कुल आती है। एक मोरे न, एक मोरे ल, बिल्कुल। काली सिंध, काली सिल, पार्वती पार्वती, गंभीर गंभीरी, साबी सागी, पश्चिमी बनास बनास, सागरमती साबरमती। तो ऐसे जो कंफ्यूज वाले शब्द हैं इनके लिए भाई साहब कल का सेशन करूंगा, भाई साहब बहुत जबरदस्त तरीके से करूंगा, ध्यान रखना। और ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु नदियों से संबंधित बहुत जबरदस्त। तो कल की क्लास के अंतर्गत जब आओ देखने के लिए तो शेयर करके आना दबा के, पहले कह रहा हूं कल पता चलेगा कि इनमें से क्वेश्चन बनते कैसे हैं भाई साहब नदियों में से, और आप एक ही बार में समझ जाएंगे कि हाँ सर बिल्कुल ठीक कह रहे थे। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई। ये आपकी सहायक नदियां रहेंगी, किसकी? बनास नदी की सहायक नदियां रहेंगी। और ऐसे ही आपको याद रखनी है भाई साहब कि डाकड़ मौसी मैना मोर बांडी आम को खा गई। ओके सर, अब चलते हैं आगे भाई साहब। और सबसे पहली बात ये, जो अपन बनास नदी पढ़ रहे हैं मेरे भाइयों, इसमें इंपॉर्टेंट बात सुनना भाई साहब, और बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा तुम्हें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जी सर बताइए। भाई साहब जब बात करते हैं राजस्थान का मैप बना के और इस बनास नदी की बात करते हैं तो सुनिएगा भाई साहब, इस नदी का जो उद्गम है वो मैं बता चुका हूं आपको। ये भाई साहब आपकी कौन सी पहाड़ी रहेगी? तो लाला ये रहेगी खमनौर की पहाड़ी। ओके सर। और खमनौर की जो पहाड़ी है भाई साहब वो पड़ती है आपकी राजसमंद में। ओके सर, राजसमंद में, ठीक है सर। यहां से जो नदी निकल के जाएगी भाई साहब, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, कुछ इस प्रकार से ये बहती है आपकी नदी। बहुत अच्छे से सुनना, बात क्या आएगी वो बताता हूं आपको। आइए सर, तो ये तो आपकी हो गई बनास। जी सर। और ये जिसके साथ मिलके आगे की ओर रन करती है मेरे भाइयों, ये वो नदी हो गई जिसे आप कहेंगे क्या? चंबल। कौन सी नदी हो गई बेटा? ये आपकी हो गई सर चंबल नदी। कौन सी नदी हो गई?
चंबल नदी हो गई, ठीक है। अब देखो भाई साहब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पहले तो आप उसे देखें भाई साहब। देखिए गुरुजी गौर फरमाइएगा भाई साहब, नदी का उद्गम कहां से है? राजसमंद से है, बिल्कुल। राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, यहां सवाई माधोपुर है। ये लीजिए मैंने लिख भी दिया आपको समझने के लिए, सवाई माधोपुर। और आ कहां से रही है? राजसमंद से। अब बताइए बनास नदी भाई साहब कहीं से भी आपके बाहर से थोड़ी आई है, आई कहां से है? आपके राजस्थान से ही। और मतलब आपकी जाके कहां मिली है? सवाई माधोपुर के अंतर्गत चंबल नदी में। तो भाई साहब ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः का मतलब होता है बेटा ऐसी नदी जो राजस्थान से उद्गम होता है उसका और राजस्थान में संगम होता है। तो भाई साहब यहां पे लिखा हुआ है बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अगर मैं गलती से भाई साहब पूर्णतः हटा लेता हूं और फिर कहता हूं राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो आंसर चंबल में चला जाएगा। तो पूर्णतः का मतलब होता है ऐसी नदी जिसका उद्गम भी राजस्थान से और संगम भी राजस्थान में। ऐसी बहुत सारी नदियां हैं लेकिन उनमें सबसे ज्यादा लेंथ कौन रखती है भाई साहब? बनास नदी रखती है। तो भाई साहब ये जो आप देख रहे हैं मेरे भाइयों, ये कौन सी नदी हुई? बनास नदी हुई। और बनास नदी बताइए, मैंने कहा कि ये भाई साहब आपके पूर्णतः राजस्थान में, ये आपके पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, ध्यान रखना ये पूर्णतः राजस्थान में भाई साहब आपकी बहने वाली, और मैंने कह दिया है आपसे सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है कौन बेटा? बनास नदी। अब बताइए ये मिल किसके साथ रही है? चंबल के साथ मिल रही है। तो ध्यान रखेंगे भाई साहब जो बनास नदी है आपकी, ये बिल्कुल सर, ये जो आपकी बनास नदी है, ओके गुरुजी, और ये बनास नदी पता है किसकी सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है? चंबल की। तो ध्यान रखना भाई साहब आपकी जो बनास नदी है, मैंने कल भी बताया था कि बनास नदी मेरे भाइयों चंबल की, बनास नदी बेटा चंबल की क्या मानी जाती है मेरे भाइयों? सबसे लंबी। बनास नदी चंबल की बेटा सबसे लंबी सहायक नदी है। तो बनास जो नदी है वो चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। दूसरी बात ये, बनास नदी पर राजसमंद में भाई साहब यहाँ पे मेरे भाइयों गिलुंड, क्या बेटा? गिलुंड सभ्यता के क्या मिले हैं? अवशेष। तो इस पे गिलुंड सभ्यता के अवशेष भी रहे हैं। कहां पे? राजसमंद के अंतर्गत। इसी नदी के किनारे भाई साहब आपका हल्दी घाटी का, इसी नदी के किनारे भाई साहब आपका हल्दी घाटी का युद्ध भी लड़ा गया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, किसका? हल्दी घाटी का। तो बनास नदी के किनारे राजसमंद में किसके भाई साहब? गिलुंड सभ्यता के क्या मिले हैं? अवशेष। और बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। और यह भी ध्यान रखेंगे कि यह चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है। इस पे कौन कौन से बांध बने हुए हैं सब पे बात करूंगा मेरे भाइयों, सब पे बात करूंगा। लेकिन ये दो बातें आपको समझ में आ गई ना कि बनास नदी के किनारे राजसमंद में गिलुंड सभ्यता और बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। अब बात होती है इस पे बने बांधों की। तो आप जो नदी पढ़ रहे थे मेरे भाइयों, आप जो नदी पढ़ रहे थे इस प्रकार से भाई साहब, ये जो आपकी नदी थी ये थी मेरे भाइयों आपकी कौन सी बेटा? बनास नदी। कौन सी थी? बनास नदी। और कल को बेटा आपसे कोई ये कह दे कि इस बनास नदी पे मेरे भाइयों क्या कह दे बेटा? आपसे ये कह दे कि इस बनास नदी पे, जी सर, उद्गम से, बनास नदी पर उद्गम से, और आपको कहा जाए संगम की ओर बने, उद्गम से संगम की ओर बने, जी सर, उद्गम से संगम की ओर बने क्रम से बांध। तो बेटा इस बनास नदी पे जो उद्गम से संगम की ओर बने क्रम से बांध है सर, उनमें कौन कौन से आएंगे? तो बेफिक्र रहिए भाई साहब। एक बांध आता है जिसे कहते हैं हम नंद समंद बांध, एक आता है चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया बांध, फिर एक आता है भाई साहब जिसे कहते हैं बीसलपुर बांध, और भाई साहब एक आता है जिसे अपन कहते हैं ईसरदा बांध। तो इस पे जो बांध बने हुए हैं वो टोटल 4 बांध हैं भाई साहब। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो आता है आपका ये रहा भाई साहब, जिसका नाम है नंद समंद। कौन सा बांध है? नंद समंद बांध, ओके। फिर सेकंड वाला जो है, इसे ध्यान रखना, ये है आपका मातृकुंडिया बांध। कौन सा बांध? मातृकुंडिया। जो अगला आता है बेटा इसे कहते हैं बीसलपुर बांध। कौन सा कहते हैं? बीसलपुर बांध। और इससे जो अगला आता है इसे कहते हैं मेरे भाइयों ईसरदा बांध। कौन सा बांध कहते हैं? ईसरदा बांध। तो ऐसे करके बनास नदी पे उद्गम से संगम की ओर बने कितने बांध रहेंगे? 4। तो हमने पहला नंद समंद, दूसरा मातृकुंडिया, तीसरा बीसलपुर और चौथा देखा ईसरदा बांध। अभी समझते रहना भाई साहब, बात कहना क्या चाहते हैं आपसे भाई साहब। यहाँ पे ये नंद समंद बांध आपको कहां दिख रहा है मेरे भाइयों? तो ये दिख रहा है आपको राजसमंद में। आपका मातृकुंडिया बांध कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। बीसलपुर बांध आपका कहां पे है? टोंक के अंतर्गत। और भाई साहब यहाँ पे जो आपने बांध देखा है ईसरदा बांध बेटा,
कौन सा बांध मेरे भाइयों? ईसरदा बांध। वो कहां पे है? सवाई माधोपुर में। अब एक बात बताना, जब बीसलपुर बांध में पानी भर जाता है तो इसका जो अतिरिक्त पानी है बेटा वो किसको दिया जाता है? तो ध्यान रखना अगले वाले बांध को। तो कभी भी पूछे भाई साहब बीसलपुर बांध का मेरे भाइयों कभी भी आपसे पूछा जाए कि बीसलपुर बांध का अतिरिक्त पानी किसको मिलता है, तो वो ईसरदा बांध को। ध्यान रखेंगे भाई साहब। तो बीसलपुर जो बांध है, इस बांध का मेरे भाइयों अतिरिक्त पानी, इस बांध का अतिरिक्त पानी और मेरे भाइयों किस बांध को? ईसरदा बांध को प्राप्त होता है। ईसरदा बांध को प्राप्त होता है। जी सर। तो बीसलपुर बांध का जो अतिरिक्त पानी है मेरे भाइयों वो किसको प्राप्त होता है? तो ध्यान रखना बेटा वो ईसरदा बांध को प्राप्त होता है। तो भाई साहब आपकी बनास नदी पे जो बने हुए बांध हैं भाई साहब, उनमें कितने बांध आपके सामने आए हैं? 4। एक नंदसमंद, मातृकुंडिया, बीसलपुर और बेटा एक कौन सा रहेगा? ईसरदा बांध रहेगा मेरे भाइयों। बोलो बात समझ में आई? अब देखो एक बात और बताता हूं अच्छी, जो अपन ईसरदा बांध देख रहे हैं, अगर आपको कुछ याद हो तो ईसरदा बांध का भाई साहब, जब ईसरदा बांध का आने वाले समय में जो ईसरदा बांध से पानी दिया जाएगा, जब मैं बाणगंगा नदी आपको पढ़ा रहा था, बिल्कुल पढ़ा रहे थे सर, ये आपकी एक नदी थी, आपको याद हो तो भाई साहब आपकी एक नदी थी जिसका नाम था बाणगंगा नदी। ओके सर। और बाणगंगा नदी पे मैंने एक बांध बनवाया था, अगर आपको याद है तो। बाणगंगा नदी पे एक बांध बनवाया था और उस बांध का नाम था मेरे भाइयों, जो आपके जयपुर में बना था, उस बांध का नाम था बेटा रामगढ़ बांध। कौन सा बांध? रामगढ़ बांध था। जी सर। और ये कहां पे था? जयपुर के अंतर्गत था। तो यहां पे ये भी ध्यान रखेंगे कि बीसलपुर बांध का अतिरिक्त जो पानी है, सॉरी वो तो आता है किसके अंतर्गत भाई साहब? बीसलपुर बांध का अतिरिक्त पानी आता है नंदसमंद बांध के अंतर्गत। सॉरी, बीसलपुर बांध का अतिरिक्त जो पानी है नंदसमंद नहीं बेटा, ईसरदा बांध के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? ईसरदा। तो पहले हम बीसलपुर बांध का पानी ईसरदा में लाएंगे और फिर ईसरदा बांध से पानी आने वाले समय में जो ईआरसीपी बन रही है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। वेरी गुड बेटा, मनीष बिल्कुल सही कह रहा है, वेरी गुड। इससे पानी की प्राप्ति किसको होगी बेटा? रामगढ़ बांध को होगी। तो ये ध्यान रखना, इसका मतलब बनास नदी पे जो 4 बांध बने हुए हैं काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ जो बांध था बेटा वो कहां पे था? जयपुर के अंतर्गत था। फिर कहता हूं एक बार दबा के भाई सब सेशन को शेयर कर दीजिएगा मेरे भाइयों। यहां थकना नहीं है, रुकना नहीं है मेरे भाइयों। जितने ज्यादा बच्चे होंगे, आपके छोटे भाई, बड़े भाई या आपके गुरुजी में उतना ही जोश आएगा मेरे भाइयों। टेंशन नहीं लेने का भाई सब, अच्छे तरीके से सेशन को शेयर कीजिए। फिर बहुत सारी बातें आपके लिए बताने वाला हूं। रामगढ़ बांध हमारे पास ही है सर। अरे आपके पास तो रामगढ़ बांध है और मेरी वहां पे भाई सब ससुराल है रामगढ़ बांध के अंतर्गत। आप बेफिक्र रहिए, मैंने भी देखा है रामगढ़ बांध बहुत अच्छे तरीके से। जी चलिए भाई साहब, यहां तक कंप्लीट हो गया। प्रमुख बांध अपने चारों की चारों आ चुके हैं। किस नदी पे भाई साहब? बनास नदी पे। अब चलते हैं भाई साहब आगे की ओर, और आगे की ओर देखते हैं भाई साहब आपके सामने लिखा हुआ है क्या? बीसलपुर बांध। अरे भाई साहब पूरा निचोड़ देख देंगे। किसका भाई साहब? बीसलपुर बांध का। सर कैसे? हम बताएंगे भाई साहब ऐसे। आइए आप तो बस हमारे साथ आइए भाई साहब। जी सर, क्या गर्दा उड़ाने वाले हो सर? अभी बताते हैं आपको क्या गर्दा उड़ाने वाले भाई साहब। ये है आपका कौन सा बांध भाई साहब? बीसलपुर बांध है। जी गुरुजी, अब ध्यान से सुनना भाई साहब। कहां पे है गुरुजी? टोंक में। भाई साहब जिस नदी का पानी आता है अगले में भाई साहब, वो नदी हो गई, आप ये समझिए बनास नदी। कौन सी नदी हो गई सर? बनास नदी हो गई। ठीक है। बीसलपुर बांध कहां पे? टोंक में। अब डिटेल में चलते हैं भाई साहब। आइए, स्थिति बीसलपुर बांध की कहां पे है? तो आप कहेंगे सर टोंक के अंतर्गत है। नदी किस पे बना हुआ है? तो आप कहेंगे बनास नदी पे। किस पे बना हुआ है भाई साहब? बनास नदी। तो स्थिति तो कहां हो गई? टोंक। नदी कौन सी हो गई भाई साहब? बनास। अब बात आती है भाई साहब पेयजल आपूर्ति किसको करता है? पेयजल आपूर्ति किसको करता है? तो एक बात बताइए, आपके टोंक को तो होगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। किसको? टोंक को तो होगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके बाद तुम्हें नहीं पता, ये अपनी जान को भी पानी की पूर्ति करता है। किसको? जान को भी। सर क्या मजाक कर रहे हो? अरे मजाक नहीं यार। जे से बेटा जयपुर है। जी सर। ए से बेटा अजमेर है। जी सर। और एन से बेटा नागौर है। जी सर। अच्छा, इसका मतलब टोंक में तो ये है, वहां तो पानी की पूर्ति होती है। इसके अलावा अपनी जान को भी पानी देता है जयपुर, अजमेर और नागौर। ठीक है सर। और इसके अलावा भाई साहब अपने दोस्त को भी पानी देता है। अरे सर क्या कह रहे हो? दोस्त मतलब? अरे दो का मतलब यार दो सा। बिल्कुल गजब। और यहां पे सा का मतलब भाई साहब सब हिमादोपुर।
तो भाई साहब हमने क्या कहा, आपके बीसलपुर बांध से जो पानी की पूर्ति की जाती है जहां पे है वो तो भाई साहब रहेगा ही रहेगा, कौन सा, टोंक। इसके अलावा अपनी जान को पानी पिलाता है, जयपुर, अजमेर और नागौर, और दोस्त को भी पिलाता है। तो दो का मतलब दो सा और सा का मतलब सवाई माधोपुर। गजब की बात गुरुजी। और इसके अलावा टोंक को तो भाई साहब ये पेयजल, टोंक को पेयजल प्लस सिंचाई दोनों की व्यवस्था कराता है। तो जहां पे ये बांध है टोंक में, वहां तो पेयजल प्लस सिंचाई दोनों की विशेषता कर मतलब आपकी यहां पे टोंक के अंतर्गत दोनों की पूर्ति कराता है, पेयजल आपूर्ति भी और सिंचाई भी। अब बीसलपुर बांध में और अतिरिक्त क्या है, आइए भाई साहब हम बताते हैं आपके लिए बीसलपुर बांध में और अतिरिक्त क्या है। जी सर बताइए। जब भाई साहब इसके निर्माण की बात आती है कि भाई साहब बीसलपुर बांध का निर्माण कब हुआ, तो ध्यान रखना 1999 में हुआ। फिर बात आती है कि बीसलपुर जो बांध है ये राजस्थान का भाई साहब ध्यान रखना सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है। क्या है भाई साहब, कंक्रीट बांध है ये राजस्थान का। कंक्रीट बांध का मतलब होता है ऐसा बांध जिसमें सीमेंट और बजरी और लोहे का प्रयोग बहुत ज्यादा होता हो, उसे कहते हैं कंक्रीट बांध। तो ध्यान रखेंगे भाई साहब एक बात ये भी जो मैंने अभी बताई है कि यह राजस्थान का, जी सर, यह राजस्थान का भाई साहब सबसे बड़ा, ओके सर, यह राजस्थान का भाई साहब सबसे बड़ा लालाओ कंक्रीट बांध है बेटा, कंक्रीट बांध है, ओके सर। तो इसका निर्माण हुआ 1999 में, यह राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है। अब अगली बात क्या है भाई साहब, तो ध्यान रखेंगे यह राजस्थान का बांध होने के साथ साथ यह राजस्थान का भाई साहब आपका प्रथम कंजरवेशन, यह राजस्थान का प्रथम कंजरवेशन रिजर्व क्षेत्र भी है। अच्छा सर, हां, तो यह राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है। और इसे कब बनाया गया था, तो ध्यान रखना 2008 के अंतर्गत बनाया गया था। अगली एक बात यह भी ध्यान रखेंगे भाई साहब, आपकी नई पर्यटन नीति के अनुसार, तो भाई साहब इसे नई पर्यटन नीति में, पर्यटन नीति के अनुसार, इस बांध को नवीन पर्यटन नीति के अनुसार राजस्थान का मिनी गोवा, राजस्थान की पर्यटन नीति के अनुसार मेरे भाइयों राजस्थान का मिनी गोवा, राजस्थान का क्या बेटा, मिनी गोवा घोषित किया गया है। कल को पूछे राजस्थान का मिनी गोवा कौन है, तो बीसलपुर बांध। तो इसे पर्यटन नीति के अनुसार राजस्थान का मिनी गोवा घोषित किया गया है। चलिए सर भाई साहब इसी के पास में ध्यान रखेंगे, इसी बांध के अंतर्गत रंगीन मछलियों का, भाई साहब इसी बांध के अंतर्गत रंगीन मछलियों का भाई साहब क्या है, प्रजनन केंद्र है। तो इसी बांध में भाई साहब रंगीन मछलियों का क्या है, प्रजनन केंद्र है। ठीक है सर, अगली और बात क्या ध्यान रखनी है भाई साहब, चलो रंगीन मछलियों का प्रजनन केंद्र हो गया सर, राजस्थान का मिनी गोवा हो गया, राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र हो गया, ओके। भाई साहब आप देख नहीं रहे हो, 3, 2, 5 और 1, 6 जिलों को पानी की पूर्ति करा रहा है बेटा। कितने जिलों को, 6। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर 6 जिलों को करा रहा है तो इससे पहले जवाई जो बांध था वो 4 जिलों को करा रहा था, पाली, जोधपुर, जालौर और सिरोही। तो वो पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना थी। और भाई साहब ये उसका रिकॉर्ड तोड़ देता है, तो ये पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, ध्यान रखेंगे। तो भाई साहब यह है राजस्थान की, यह राजस्थान की मेरे भाइयों सबसे बड़ी, यह राजस्थान की भाई साहब सबसे बड़ी क्या मानी जाती है, पेयजल परियोजना है। तो कभी भी पूछे राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना किसको माना जाता है, तो ध्यान रखेंगे भाई साहब बीसलपुर बांध को माना जाता है राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। अगली बात भाई साहब ये भी ध्यान रखेंगे कि इस बीसलपुर बांध का जो अतिरिक्त पानी है, इसका अतिरिक्त पानी बेटा किसको दिया जाता है, तो अभी बता रहा था मैं, ईसरदा बांध को दिया जाता है। और ईसरदा बांध कहां पे है, सवाई माधोपुर में। तो बीसलपुर बांध का जो अतिरिक्त पानी है बेटा वो किसको मिलता है, ईसरदा बांध। तो बेटा ये बनास नदी पे बना एक इंपॉर्टेंट बांध है जिसे आप कहते हैं बीसलपुर बांध, ओके। चलिए तो दोबारा देख लीजिए, बीसलपुर बांध में किस नदी का पानी आता है सर, तो भाई साहब बनास नदी का आता है। बीसलपुर बांध की स्थिति कहां है, टोंक में किस नदी पे है, बनास में पेयजल आपूर्ति, टोंक, जयपुर, अजमेर, नागौर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक में पेयजल प्लस सिंचाई दोनों कराता है। पर्यटन नीति के अनुसार इसे राजस्थान का मिनी गोवा, रंगीन मछलियों का प्रजनन केंद्र है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। अतिरिक्त पानी किसको मिलता है बेटा, ईसरदा बांध को मिलता है, ठीक है। इसका निर्माण 1999 में हुआ। यह राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है और यह राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र भी है। कब बनाया गया था बेटा, ध्यान रखना, तो 2008 के अंतर्गत बनाया गया था। इसे कहते हैं मेरे भाइयों बीसलपुर बांध। बोलो बात समझ में आई ना, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधे राधे। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं
और अगली क्या बात है, बनास नदी की सहायक नदियां, बनास नदी की सहायक नदियां। आप बेफिक्र रहिए भाई साहब, एक ही बार में मामले को सेट करते हैं बनास नदी की सहायक नदियों के साथ। जी सर, आप तो बस बता दीजिए सर, ये मान लीजिए भाई साहब आपकी कौन सी नदी हो गई, ये हो गई सर अपनी बनास नदी। और बनास नदी की जो सहायक नदियां हैं उनको भाई साहब मैं यहां पे सेट करता हूं, आइए। और बनास नदी की सहायक नदियों को बहुत अच्छे से कवर करेंगे अपन। जी सर, तो ये तो अपनी हो गई बनास नदी, ओके सर। और बनास नदी का उद्गम आपने देखा था राजसमंद से। कहां से देखा था बेटा, राजसमंद से। तो ये तो आपकी बनास नदी हो गई। और जिस नदी के साथ आगे चलकर मिलेगी उस नदी को आप भूल ही रहे हैं बेटा, कौन सी, ये आपकी हो गई चंबल नदी, ठीक है सर। तो ये कौन सी नदी हो गई बेटा, चंबल नदी हो गई, ओके सर, जो कहां से आ रही है भाई साहब, एमपी से। अब बताइए इस नदी का पानी ऐसे ही तो बह के जा रहा है, बिल्कुल सर ऐसे जा रहा है। तो बताइए बनास नदी में अगर मैं कहूं ये वाली साइड कौन सी है तो दाईं ओर, ये वाली कौन सी है तो बाईं ओर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अब आराम से आप सुनेंगे भाई साहब, क्या इधर दाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं, तो भाई साहब एक नदी है जिसका नाम है भाई साहब आयड़ नदी। कौन सी है, आयड़ नदी, अच्छे से सुनना भाई साहब। आयड़ नदी का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से, ठीक है। उदयपुर से ये नदी निकलने के बाद भाई साहब ये उदयपुर से निकल चुकी है। उदयपुर से ये नदी निकलने के बाद ये वही नदी है उदयपुर में जिसपे भाई साहब आहड़ सभ्यता के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। जी सर, आहड़ सभ्यता के अवशेष। पहले ये जाके गिरती है भाई साहब आपकी यहां उदय सागर झील के अंतर्गत। कहां गिरती है, उदय सागर झील। और उदय सागर झील में से जब बाहर निकलती है तो ध्यान रखना भाई साहब इसका नाम पड़ जाता है बेड़च। क्या पड़ जाता है, बेड़च नदी। और आगे बात करूंगा इस पे क्या क्या बातें रहेंगी। और ये आगे चल के मिल जाती है भाई साहब आपकी बनास में। और बनास नदी में जिस जगह मिलती है वो है भीलवाड़ा, स्थान रहेगा बिंगोदबुत त्रिवेणी में अपन ले लेंगे बेटा, बेफिक्र रहिए। फिर आके इसमें एक नदी और मिलेगी इस जगह पे आके, जी सर मिलाइए। और उस नदी का नाम रहेगा, ये रही जिस नदी को आप कहेंगे मेनाल। कौन सी नदी रहेगी बेटा, मेनाल नदी रहेगी, जी सर। और इस मेनाल नदी की स्थिति रहेगी आपके कहां, भीलवाड़ा में। और इस पे एक जलप्रपात रहेगा, यहां ध्यान रखना। तो इस मेनाल नदी पे एक जलप्रपात है, जी सर, और वो मेनाल नाम से ही है। तो इस नदी पे एक मेनाल जलप्रपात है जो कहां पे पड़ता है, भीलवाड़ा। और यहां बन जाता है मेरे भाइयों बनास नदी का पहला त्रिवेणी संगम, जिसमें बनास, बेड़च और मेनाल भीलवाड़ा बिंगोद में बनेगा। तो इधर से आने वाली ये दो नदियां रहेंगी बनास नदी में, एक तो कौन सी रहेगी, बेड़च, और एक रहेगी कौन सी, मेनाल। ये बात ध्यान रह जाएगी, जी सर। और बेड़च के बारे में ये भी ध्यान रखेंगे कि ये बनास नदी में दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है, कौन, बेड़च। अलग से भी बताऊंगा भाई साहब, बेफिक्र रहिए। फिर चलते हैं आगे की ओर। एक नदी है जिसको आप कहते हैं कोठारी। कौन सी नदी, कोठारी नदी। दिबेर की पहाड़ी राजसमंद से आती है। कहां से आती है, दिबेर की पहाड़ी राजसमंद से आती है। राजसमंद में कहां से निकलती है, दिबेर की पहाड़ी। और भाई साहब ये जो कोठारी नदी है ये आगे चल के मेरे भाइयों यहीं पे आगे चल के मेरे भाइयों ये भीलवाड़ा के अंतर्गत मिलती है। और इस पे एक बांध है बेटा कोठारी नदी पर। उस बांध का नाम बताएंगे आप, मेजा बांध। कौन सा बांध है, मेजा बांध, जो मैंने लिखाया था भीलवाड़ा में। तो कोठारी नदी आपकी बाईं ओर से निकल के आती है और भीलवाड़ा के अंतर्गत मिल जाती है। फिर भाई साहब एक नदी है आपकी जिसको आप कहेंगे खारी नदी। ये भी आपके कहां से निकलती है, राजसमंद से निकलती है। और भाई साहब पहाड़ी का नाम है बिजराल ग्राम की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, बिजराल ग्राम की पहाड़ी, ओके सर। और खारी जो नदी है मेरे भाइयों जो बिजराल ग्राम की पहाड़ी से निकलती है, ये कहां पे मिलती है, तो भाई साहब अच्छे से सुनना क्योंकि ये त्रिवेणी बनाएगी। और भाई साहब ये मिलती है टोंक के अंतर्गत। कहां मिलती है, टोंक के अंतर्गत। और फिर अजमेर से बेटा एक नदी आती है जिसका नाम है मेरे भाइयों क्या, डाई। कौन सी नदी, डाई भाई साहब। और डाई नदी और मेरे भाइयों ये कौन सी, खारी नदी। तो बनास चली रही है, बनास, डाई और खारी यहां टोंक के अंतर्गत भाई साहब मिलकर राजमहल नामक स्थान पे क्या बनाती हैं, त्रिवेणी संगम। दो बन चुके हैं भाई साहब। पहला कहां बना है, भीलवाड़ा के बिंगोद में, स्थान लिख दूंगा बाद में अलग से। तो बनास, बेड़च और मेनाल। दूसरा बन चुका है बनास, खारी और डाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। फिर इसके बाद एक नदी आती है मेरे भाइयों, ध्यान रखना। जी सर आप तो बताइए, उस नदी का नाम है मासी। कौन सी नदी, मासी नदी, ओके सर। फिर इसी जगह पे आके एक नदी और मिलती है मेरे भाइयों, उस नदी का नाम है बेटा बांडी। कौन सी नदी, बांडी। और ये फिर वापस से एक त्रिवेणी संगम बनता है टोंक के देवधाम जोधपुरिया में। टोंक के देवधाम जोधपुरिया में किस किस का बनेगा, बनास, मासी और बांडी। अरे गुरुजी गजब।
और फिर आगे चलते हैं तो भाई साहब ये बनास नदी, जी सर, और ये चंबल नदी, बिल्कुल सर ये चंबल, और इधर से एमपी से एक नदी आती है जिसका नाम है सीप, बिल्कुल सर, ये तो अपन ने कल ही पढ़ी थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये एमपी में। और यहां फिर वापस से एक त्रिवेणी संगम और बनता है भाई साहब, बनास, चंबल और सीप। गौर फरमाएंगे तो भाई साहब एक नहीं 4 त्रिवेणी हो गए भाई साहब। एक तो यहां बना था भीलवाड़ा के अंतर्गत बनास, बेड़च और मेनाल, फिर बना था आपका भाई साहब ये रहा बनास, खारी और डाई, फिर बना था भाई साहब ये रहा आपका बनास, मासी और बांडी, फिर बना था ये बनास, चंबल और सीप। भाई साहब ऐसे करके मेरे भाइयों, ऐसे करके आपके इस पे उद्गम से संगम की ओर जाएंगे, कंटिन्यूअस जाएंगे तो भाई साहब 4 आपके त्रिवेणी संगम नजर आते हैं। सोचिए वो क्वेश्चन कितना अच्छा होगा जिस दिन ये आपसे पूछा जाएगा कि बनास नदी पे उद्गम से संगम की ओर बने क्रमा अनुसार त्रिवेणी संगम कौन कौन से रहेंगे, तो भाई साहब वो यही रहेगा। चलिए चाय पी लीजिए मेरे भाइयों। अरे नहीं यार, गर्दा कुछ नहीं उड़ाया भाई साहब, बस थोड़ा सा आपको इजी गोइंग बता दिए चीजें। चलिए भाई साहब लीजिए भाई साहब, आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों। यहां तक आपका ये कुछ मैटर रहेगा। अब इसमें से एक अच्छी बात आपको बता चलता हूं भाई साहब, जो आपके कंपटीशन की है। एक नदी देख रहे थे आप, कौन सी? बेड़च, बिल्कुल देख रहे थे सर। तो ध्यान रखना भाई साहब, बनास नदी की सहायक नदियों में आपके दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी रहेगी बेड़च, और भाई साहब इधर बाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी रहेगी कौन सी? खारी। और डायरेक्ट भी पूछ लिया जाए बनास की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो भी खारी। तो बनास नदी में दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी बेड़च और बाईं ओर से मिलने वाली खारी, और डायरेक्ट पूछ ले कि बनास की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो आपकी कौन सी रहेगी? खारी। जल्दी से यार एक बार शेयर कर दीजिए यार। चलिए बेटा आगे बढ़ते मेरे भाइयों। देखो ये आ गए बनास नदी के त्रिवेणी संगम। अब ध्यान सुनना भाई साहब, अच्छे से सुनना। एक त्रिवेणी हमने बनाया था आपके लिए ये, जी सर, जिसमें आपकी 3 नदियां आई थी। एक थी आपके पास बनास, एक थी आपके पास बेड़च और एक थी आपके पास मेनाल। अब ये कहां बना था ये त्रिवेणी संगम, उसे भी देखेंगे। फिर अपने पास एक त्रिवेणी और आया जिसमें एक थी बनास, बिल्कुल थी सर, एक थी डाई, बिल्कुल थी सर, और एक थी खारी। बनास, डाई और खारी, एक त्रिवेणी यहां पे बना था, बिल्कुल बना था सर। फिर अपन ने एक और बनाया जिसमें एक थी बनास, जी सर, एक थी मासी, जी सर, और एक थी मेरे भाइयों बांडी, ओके सर। एक त्रिवेणी ये भी बना था भाई साहब, जी सर, और एक त्रिवेणी ये भी बना था जिसमें एक थी अपने पास बनास, एक थी मेरे भाइयों चंबल और एक थी सीप। और ये त्रिवेणी कौन सा बना वो भी अपन देखेंगे। ऐसे करके अपन पे उद्गम से, बनास नदी पे उद्गम से संगम की ओर बने क्रमानुसार त्रिवेणी संगम, एक नहीं 4 त्रिवेणी संगम है भाई साहब। ये जो बना था भाई साहब, इसमें कौन कौन सी नदी थी? तो सबसे पहले एक नदी का नाम था जिसको अपन ने कहा था बनास नदी, ठीक है सर। फिर एक नदी थी मेरे भाइयों जिसको अपन ने बोला था बेड़च, और भाई साहब एक नदी थी जिसको अपन ने बोला था मेनाल, ओके गुरुजी, मेनाल नदी। फिर यहां पे जब आए तो ये दूसरे त्रिवेणी में बनास, और एक थी डाई, और एक थी मेरे भाइयों खारी। फिर आगे चल के गए तो बनास, भाई साहब एक थी मासी, ओके सर, और एक थी भाई साहब बांडी, बांडी, जी सर। और फिर आगे चल के गए तो एक थी अपने पास बनास, जी सर, एक थी चंबल और एक थी मेरे भाइयों सीप, बिल्कुल गजब बात सर। और ये त्रिवेणी बने कहां पे हैं तो वो भी आप देखेंगे भाई साहब। ये जो बना था, ये बना था भाई साहब बींगोद नामक स्थान पर। कहां पे बना था? बींगोद, और बींगोद पड़ता है भीलवाड़ा के अंतर्गत। और ये जो बना था भाई साहब वो कहां पे बना था? तो राजमहल, और राजमहल पड़ता है भाई साहब टोंक के अंतर्गत, जी सर। और ये कहां पे बना था? तो ध्यान रखना देवधाम, देवधाम, या इसी के पास में स्थान है जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया टोंक के अंतर्गत बना था, जी सर। और लास्ट वाला जो बना था वो रामेश्वरम, रामेश्वरम सवाई माधोपुर। ऐसे करके भाई साहब आप ध्यान रखेंगे, बनास नदी पे उद्गम से संगम की ओर बने क्रम से त्रिवेणी संगम ये रहने वाले हैं। बनास, बेड़च, मेनाल, बनास, डाई, खारी, बनास, मासी, बांडी, बनास, चंबल, सीप। वेरी गुड सर। और जब आपसे पूछा जाए ये वाली बात तो तैयार रहना इस बात को क्लियर करने के लिए। क्या सर? कि ये पूछा जाए कि बनास नदी पर भाई साहब, बनास नदी पर, जी सर, और आपसे कहा जाए उद्गम से संगम की ओर, बनास नदी पर उद्गम से संगम की ओर, जी सर, बने
त्रिवेणी संगम। तो बनास नदी पर उद्गम से संगम की ओर बने त्रिवेणी संगम। तो भाई साहब ये त्रिवेणी संगम रहेंगे लालाओ। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई साहब? एक ही बार बता दीजिए, बनास नदी के सारे त्रिवेणी संगम मैंने आपको एक ही साथ लिखा दिए भाई साहब, और इससे बढ़िया कोई कुछ हो नहीं सकता मेरे भाइयों। अब याद करना आपके हाथ में है जी। चलिए सोनल बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ओके नाइस टीचिंग। ओके 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 मेरे भाइयों ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। बनास नदी के बाद अगली जो बात मैं लेके आ रहा हूं वो है आयड़ या बेड़च नदी। तो सबसे पहले तो आयड़ या बेड़च को आप समझेंगे, उसके बाद मैं आगे की बात करूंगा आपसे। जी सर, अभी अपन पढ़ रहे थे भाई साहब एक नदी ये रही, जिसका नाम था मेरे भाइयों, अच्छे से सुनना बेटा, जिसका नाम था बनास नदी। ओके सर। और बनास नदी का उद्गम होता है खमनौर की पहाड़ी, राजसमंद। ओके सर, चलिए ठीक है सर। फिर अपन ने एक नदी और ली थी, अब यहां से सुनना बेटा, उस नदी का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ी। ओके सर। और ये गोगुंदा की पहाड़ी पड़ती है उदयपुर, और यहां से निकलने वाली नदी को आप कहेंगे आयड़। बेटा कौन सी नदी बोलेंगे? आयड़ नदी। ओके सर। तो आपके गोगुंदा की पहाड़ी से निकलने वाली आयड़ नदी, और ये आयड़ आ गई। ठीक है बेटा, ध्यान देना बेटा, ये आयड़। अब यहां पे ध्यान देंगे भाई साहब, आयड़ पे आहड़ सभ्यता के क्या मिले हैं? अवशेष। आहड़ सभ्यता के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। जी सर। ओके सर। फिर आगे चल के ये नदी मेरे भाइयों ध्यान देना अच्छे से, ये नदी एक झील में गिरती है, उस झील को आप कहते हैं उदय सागर। उदय सागर झील में जाके गिरती है, और फिर पानी जब बाहर निकलता है तो यही नदी बन जाती है बेड़च। क्या बन जाती है? बेड़च नदी बन जाती है। ठीक है सर। और बेड़च पे अभी बात करूंगा आगे चल के। अभी जो आप देख रहे थे यहां बींगोद, जी सर, बींगोद जो पढ़ रहा था आपका भीलवाड़ा, यहां पे जाके जिस नदी के साथ मिलती है वो नदी है बनास। ओके, अब सुनना भाई साहब, सबसे पहले तो आयड़ नदी पे क्या खास बात है? तो आयड़ नदी पे एक तो खास बात यह है कि बनास नदी में दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है सर। आहड़ सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कहां कहां पे प्रवाहित होती है? तो भाई साहब एक उदयपुर, इसके बाद जाती है भाई साहब चित्तौड़गढ़, और इसके बाद पहुंचती है भीलवाड़ा। दो बांध बने हुए हैं, ध्यान देना। एक ये जिसे आप कहेंगे इस पे बना मदार बांध। कौन सा बांध? मदार बांध, जो कि कहां पे है? उदयपुर। और भाई साहब एक चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, जिसे आप कहेंगे चित्तौड़गढ़ में घोसुंडा बांध। बेटा कौन सा बांध? घोसुंडा बांध। तो भाई साहब इस नदी पे मेरे भाइयों आपकी जो बेड़च बन चुकी है, तब इस नदी पे बनता है एक मदार बांध उदयपुर, और एक बनता है घोसुंडा बांध। ओके सर। अब अगली बात क्या ध्यान रखेंगे भाई साहब, वो भी ध्यान रखना, इस नदी में आके एक नदी और मिलती है सर। अब वो कहां मिलती है सर, उसे भी देखते हैं। आइए भाई साहब, इसकी सहायक है बेड़च नदी की, एक सहायक नदी है भाई साहब, जो एमपी से आती है सर, और एमपी से आके मेरे भाइयों चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत मिलती है। कहां पे मिलती है? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत मिलती है सर। ओके। और ये जो नदी है, इस नदी का नाम है गंभीरी। कौन सी नदी है? गंभीरी। बेटा गंभीर नहीं है, ध्यान रखना, गंभीरी नदी है, जो एमपी के अंतर्गत से आती है। कहां से आती है? एमपी के अंतर्गत से। और राजस्थान में जब प्रवेश की बात करोगे आप, कि राजस्थान में इसका प्रवेश कहां से है, तो ध्यान रखना इसका प्रवेश है चित्तौड़गढ़। स्थान का नाम है निम्बा हेड़ा। राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ के निम्बा हेड़ा। और यहां जहां दोनों का संगम होता है चित्तौड़गढ़ में, यहीं पे दुर्ग है। बोल दीजिए कौन सा? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। अब बताइए चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कौन सी दो नदियों के संगम पे रहेगा? तो ये तो क्या बन चुकी? बेड़च, और इधर से गई कौन? गंभीर। तो बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पे स्थित है आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। बिल्कुल। और ऐसे याद नहीं हो तो बोल दीजिए एक बार कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बड़ी गंभीर कहानी है। गजब सर गजब। बिल्कुल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बड़ी गंभीर कहानी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बड़ी से बेड़च, और गंभीर से गंभीरी नदी। ओके, चलिए अब देखते हैं भाई साहब इसका उद्गम कहां से होने वाला है। इस नदी का उद्गम कहां से, संगम कहां पे, प्रवाह क्षेत्र और सहायक नदियां सब लेके आऊंगा भाई साहब, टेंशन बेफिक्र रहिए। चलिए तो यहां पे सबसे पहली बात करते हैं उद्गम आयड़ या बेड़च का। तो आपने देखा था गोगुंदा की पहाड़ी, बिल्कुल देखा सर। ये कहां से आती है? गोगुंदा की पहाड़ी, जो कहां पे पड़ती हैं? उदयपुर में। ओके सर। संगम हमने कहां पे देखा? तो संगम हमने देखा बेटा बनास नदी। कहां? बनास नदी में होता है भीलवाड़ा में। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो प्रवाह क्षेत्र क्या रहा? एक तो उदयपुर,
इसके बाद जाती है चित्तौड़गढ़, जी सर, और इसके बाद पहुंचती है भीलवाड़ा। ओके, सहायक नदियों की बात करूं तो सहायक नदी में एक तो आपको नजर आ ही रही है कौन सी, गंभीरी नदी। कौन सी है बेटा, गंभीरी नदी। और एक और ध्यान रखेंगे, औरई, गंभीरी और औरई नदी। कौन सी नदी, गंभीरी और औरई नदी। बेटा इसकी सहायक नदी रहेंगी किसकी, आयड़ या बेड़च की। तो उद्गम रहेगा गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से, बनास नदी भीलवाड़ा में संगम होगा, उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा प्रवाह क्षेत्र रहेगा, और सहायक नदियों में गंभीरी और औरई रहेंगी मेरे भाइयों, जी सर। और क्या खास बात थी इसमें, चलिए वो अगले पेज पे बताता हूं भाई साहब। ये रहा, आयड़ नदी के किनारे उदयपुर में आहड़ सभ्यता के क्या मिले हैं, अवशेष। आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद बताइए क्या कहला रही थी, बेड़च। और आयड़ नदी पर उदयपुर जिले में क्या बना हुआ है, मदार बांध बना हुआ है। और जबकि भाई साहब आपके ध्यान रखेंगे चित्तौड़गढ़ जिले में, जबकि भाई साहब ये भी ध्यान रखेंगे, मैंने एक बांध और बताया है चित्तौड़गढ़ जिले में, जी सर, और बांध का नाम है घोसुंडा। तो चित्तौड़गढ़ जिले में भाई साहब इस पे क्या बना हुआ है, घोसुंडा बांध बना हुआ है। और एक बात और विशेष में याद रखेंगे, जी सर बताइए, वो ये भाई साहब कि आयड़ या बेड़च, आयड़ या बेड़च नदी मेरे भाइयों बनास नदी में, बनास नदी में बेटा दाईं ओर से मिलने वाली, बनास नदी में दाईं ओर से मिलने वाली मेरे भाइयों सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है। तो आयड़ या बेड़च बनास नदी में मिलने वाली दाईं ओर से सबसे लंबी सहायक नदी है। दूसरी बात भाई साहब नोट में ध्यान रखेंगे, बनास में अगर बाईं ओर से पूछ ले, बनास में बेटा बाईं ओर से, बनास में बाईं ओर से मिलने वाली लंबी नदी, बनास में बाईं ओर से मिलने वाली लंबी, तो भाई साहब ध्यान रखना वो है खारी नदी। कौन सी है, खारी नदी। और डायरेक्ट आपसे ऐसे पूछ ले बेटा कि बनास की सबसे लंबी, बनास की सबसे लंबी सहायक नदी, और दायां बायां नहीं हो तो ध्यान रखना बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है जिसको आप कहते हैं क्या, खारी नदी। तो बनास नदी में आयड़ या बेड़च दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी, बनास में बाईं ओर से मिलने वाली लंबी खारी, और जब दायां बायां कुछ नहीं हो डायरेक्ट हो बनास की सबसे लंबी सहायक नदी तो खारी। क्लियर है यहां तक भाई साहब, दन दनादन। आगे बढ़ते भाई साहब, अगली जो बात है वो देख लीजिए। बेड़च नदी बनास नदी में दाईं ओर से मिलने वाली यह आ गई सबसे लंबी सहायक नदी है। ओके सर। और अगली बात, बेड़च नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले में घोसुंडा बांध बना हुआ है, चलो यहां पे भी लिखा हुआ था। और आयड़ व बेड़च नदी की सहायक नदी गंभीरी नदी व औरई नदी है। सारा कुछ डिटेल आपको यहां पे दिया हुआ है जो मैं समझा चुका हूं, बिल्कुल समझा चुके हैं सर। ओके चलिए मेरे भाइयों, ऐसा कुछ नहीं बेटा, सब बढ़िया पढ़ाते हैं। अगली जो नदी आती है उसका नाम है गंभीर या उटंगन नदी। कौन सी, अरे ऐसा कुछ नहीं है, 2026 के बेस्ट भूगोल के जादूगर गौरव सर, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बेटा। बस आपका प्यार यूं ही बना रहे मेरे भाइयों, और एंड तक आपको मजा ही आता जाएगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। हर टॉपिक में मजा आता जाएगा, हर टॉपिक पहले वाले पिछले वाले टॉपिक से जानदार होगा। आने वाला टॉपिक देख लेना आप भाई साहब, बेफिक्र रहिए, एंड तक इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे। बस आपका प्यार यूं ही बना रहे, और जब आया करो पढ़ने के लिए तो उससे पहले मेरे भाइयों मैं तो आपके लिए नया नया हूं, आपके मेवाड़ के अंतर्गत, लेकिन आपने जिस प्रकार से मुझे अपने हाथों में रखा, जिस प्रकार से आपने मेरा स्वागत किया, जिस प्रकार से आपने दिल से खोलकर भाई साहब पूरा सम्मान दिया है, लक्ष्य परिवार और पूरे मेवाड़ का मैं हमेशा आभारी रहूंगा इस बात का कि बहुत कुछ दिनों में, एक महीने के अंतर्गत जो पहचान आपने दिलवाई है वो वास्तव में काबिल तारीफ है आप लोग और पूरा लक्ष्य परिवार। तो मेरे भाइयों बेफिक्र रहिए, इस पे भी मैं आपके ऊपर पूरा खरा उतरूंगा, आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा, ध्यान रखना मेरे भाइयों। चलिए सारा कुछ भाई साहब ज्योग्राफी में आपको ऐसे हाथों पे याद करा दूंगा, बेफिक्र रहिए मेरे भाइयों। और यहां पे अगली बात, गंभीर नदी या उटंगन नदी। तो देखो मैं आपके लिए नया हूं, तो आप कोशिश ये किया करो कि आपको बहुत सारे लोग जानते हैं मेरे भाइयों, तो जब ये क्लास हुआ करे उससे पहले सारी जगह शेयर करके आया करो, जिससे मेरे भाइयों और लोगों को भी ये पता चले कि लक्ष्य परिवार जो है वहां पे आपकी ज्योग्राफी की निःशुल्क क्लास सुबह 8 से 9 चल रही है, उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है आपके अपने छोटे भाई या आपके अपने बड़े भाई या आपके अपने प्रिय गौरव राजपूत सर के द्वारा। तो शेयर करके आया करो यार। चलिए गंभीर नदी या उटंगन नदी पे बात करते हैं। सर इसका उद्गम कहां से होता है? तो भाई साहब बेफिक्र रहिए, चिल रहिए, मैं बताता हूं भाई साहब कहां से होता है। आइए जी सर बताइए। भाई साहब इस नदी का उद्गम होता है बेटा सपोटरा गांव की पहाड़ी। ओके सर,
सपोटरा गांव की पहाड़ी, और सपोटरा गांव की पहाड़ी पड़ती है आपके करौली में, और यहां से निकलने वाली नदी को आप क्या कहेंगे? गंभीर नदी। क्या कहेंगे? गंभीर नदी मेरे भाइयों, गंभीर नदी। और यहां से यह नदी निकलती है, तो ध्यान देना बेटा, आगे चलकर इस पे एक बांध बनता है। जी सर, और गंभीर नदी पे बना ये बांध जिसका नाम है पांचना बांध। कौन सा बांध बेटा? पांचना बांध। ओके, पांचना बांध से फिर ये बाहर निकलती है। बात करेंगे, अभी बाद में करेंगे पांचना बांध से बाद में करेंगे सारी चीजें, पहले इसका सामान्य जानकारी देख लो। सपोटरा गांव की पहाड़ी करौली, गंभीर नदी निकलती है, करौली के बाद जाती है भरतपुर। कहां जाती है? भरतपुर। और भरतपुर के बाद मेरे भाइयों आगे ध्यान रखेंगे धौलपुर। कहां पहुंचती है? धौलपुर। जी सर, और धौलपुर के बाद बाहर निकल जाती है और यूपी पहुंच जाती है। कहां पहुंच जाती है? यूपी। और यूपी में जिस नदी के साथ आगे रन करती है, जिस नदी के साथ आगे रन करती है यूपी के अंतर्गत, उस नदी का नाम है यमुना। कौन सी नदी? यमुना। यमुना में कहां पे मिलती है बेटा? ये तो ध्यान रखना, यूपी के अंतर्गत मैनपुरी। मैनपुरी यूपी में जाके मिल जाती है। अब एक बात और विशेष आती है यहां पे। जी सर, क्या? यूपी के लोग मेरे भाइयों इसे क्या नहीं कहते? गंभीर नहीं कहते। यूपी के अंतर्गत इसे उटंगन नदी कहते हैं। तो गंभीर नदी को कभी भी पूछा जाए कि यूपी में क्या कहते हैं, तो उटंगन नदी। अब ध्यान दो, इसका जो उद्गम रहा वो सपोटरा गांव की पहाड़ी करौली, संगम रहा यमुना नदी मैनपुरी यूपी, प्रवाह क्षेत्र रहा आपका ये नहीं दिख रहा तो दोबारा लिख देता हूं, एक तो करौली, फिर आपका भरतपुर, और फिर धौलपुर के अंतर्गत। और लंबाई कितनी रही? तो यहां से लेके यहां तक ये 288 किलोमीटर है। कितनी है बेटा? 288। तो उद्गम जो रहा अपने पास वो रहा मेरे भाइयों सपोटरा गांव की पहाड़ी, सपोटरा गांव की पहाड़ी। ओके सर, और ये सपोटरा गांव की जो पहाड़ी पड़ती है ना, ये कहां पड़ती है? करौली। संगम की बात करूं तो संगम जो हुआ है भाई साहब वो किस नदी के साथ हुआ है सर? यमुना नदी के साथ हुआ है। और यमुना नदी में कहां पे हुआ है? मैनपुरी यूपी के अंतर्गत हुआ है। प्रवाह क्षेत्र जो रहा है भाई साहब वो आपका करौली में रहा है। उसके बाद जाती है भरतपुर और उसके बाद पहुंचती है धौलपुर। ठीक है सर, और लंबाई जो रही है भाई साहब वो आपकी रहेगी 288 किलोमीटर, 2888 किलोमीटर मेरे भाइयों। चलिए ओके भाई साहब, मीना जी बहुत बढ़िया, आपके गांव से जाती है, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों। तो यहां तक ये डिटेल इसकी समझ में आ गई? जी सर बिल्कुल आ गई। अगली बात देखिए, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी रहेंगी? तो मेरे भाइयों बेफिक्र रहिए, 1 मिनट में याद करते हैं। इसकी जो बेटा सहायक नदियां रहेंगी उनको कैसे याद करेंगे? तो एक तो इसकी सहायक नदी है जिसे आप कहेंगे पार्वती। अब देखो भाई साहब, यहां पे हर एक बच्चा समझेगा अच्छे तरीके से। एक तो अपन पार्वती ऐसे लिखते हैं और एक अपन पार्वती ऐसे लिखते हैं। बिल्कुल, ये पार्वती नदी और ये पार्वती नदी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ऐसे जब आप लिखोगे तो ध्यान रखना ये चंबल की सहायक है। ओके, और जब ऐसे वावनमाला में से आप बाबगरी बना दोगे तो ध्यान रखना ये गंभीर नदी की सहायक है। ओके सर, तो ये राजस्थान के अंतर्गत बेटा 2 पार्वती हैं। एक पार्वती जिसमें वावनमाला नहीं कटता, एक पार्वती जिसमें वावनमाला कटता है। तो जिसमें वावनमाला कटता है इसका मतलब वावनमाला का आप पेट काट रहे हो, और पेट काटना वास्तव में गंभीर बात है। तो इसलिए भाई साहब पेट कट जाए तो गंभीर नदी में रहेगा, नहीं कटे वावनमाला का तो चंबल में रहेगा। तो आपकी जो सहायक नदियां हैं आपकी कौन कौन सी है? तो यहां भाई साहब पहले कट किया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो पार्वती एक तो कौन सी है? पार्वती। जी सर, इसके अलावा मेरे भाइयों अट्टा, कौन सी? अट्टा। इसके अलावा माची, इसके अलावा एक सहायक नदी है इसकी भद्रावती, इसके अलावा इसकी एक सहायक नदी है जिसे कहते हैं भैंसावट, और बेटा एक सहायक नदी है जिसे कहते हैं बरखेड़ा। तो आपकी सहायक जो नदियां हैं आपकी किसकी? गंभीर की। उसमें एक पार्वती, अट्टा, माची, भद्रावती, भैंसावट और बरखेड़ा। अब ये जो 5 नदियां आप देख रहे हैं सर, ये जो आपकी 5 नदियां देख रहे हैं जिसमें एक है अट्टा, एक है माची, एक है भद्रावती, एक है मेरे भाइयों भैंसावट। जी सर, और एक है मेरे भाइयों बरखेड़ा। कौन सी है बेटा? बरखेड़ा। ये जो सब नदियां आप देख रहे हैं इन सब का पानी आता है मेरे भाइयों इस जगह, और यहां एक बांध बना हुआ है करौली में जहां पे इन सब नदियों का पानी आके इसमें गिरता है, और उस बांध को आप कहेंगे मेरे भाइयों क्या? पांचना बांध। कौन सा बांध? पांचना बांध। अब ध्यान देना बेटा, पांचना बांध कहां पे है? करौली। तो पांचना नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें 5 नदियों का पानी आता है, अट्टा, माची, भद्रावती, भैंसावट और बरखेड़ा।
पार्वती नदी सहायक नदी है, लेकिन इसका पांचना बांध में कोई रोल नहीं है, ये ध्यान रखना। तो पांचना में पानी जो आता है इन 5 का आता है, ठीक है सर। अब पांचना बांध के बारे में देखो बेटा, आइए। पांचना बांध जो है ये मिट्टी का बना, ध्यान रखना, मिट्टी का बना मेरे भाइयों राजस्थान का, ये मिट्टी का बना राजस्थान का बेटा क्या माना जाता है, सबसे बड़ा बांध है। तो ये मिट्टी का बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, जिसे कहते हैं पांचना बांध। अब पांचना बांध से मेरे भाइयों ये भी ध्यान रखेंगे जी सर, पांचना बांध से कभी पूछा जाए कि जलापूर्ति किसको की जाती है, तो भाई साहब मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मैंने एक नदी पढ़ाई थी आपके लिए ऐसे, बिल्कुल पढ़ाई थी सर, और उस नदी का नाम था बाणगंगा। कौन सी नदी थी मेरे भाइयों, बाणगंगा नदी थी, बिल्कुल थी सर। और बाणगंगा नदी पे मैंने एक बांध बनाया था, अगर आपको याद है तो, बिल्कुल बनाया था सर, याद है, भरतपुर के अंतर्गत। और इस बांध का नाम था अजान बांध। कौन सा बांध था, अजान बांध, जो कहां पे था मेरे भाइयों, भरतपुर के अंतर्गत। तो बाणगंगा नदी पे बने अजान बांध भरतपुर के अंतर्गत, जो मेरे भाइयों पेयजल जलापूर्ति जो कराई जाती है वो इसी बांध से कराई जाती है, ये ध्यान रखना भाई साहब। तो कल को पूछे पांचना बांध से जलापूर्ति कहां की जाती है, तो भरतपुर के बने अजान बांध के लिए। और फिर यह भी ध्यान रखना, अजान बांध से जो पानी है, अजान बांध से जो पानी है भाई साहब, ये जी सर, अजान बांध से जो पानी दिया जाता है वो आपके भरतपुर के अंतर्गत एक राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो अजान बांध से मेरे भाइयों जो पानी की पूर्ति आने के बाद फिर कहां जाती है या कहां होती है, तो भरतपुर के अंतर्गत आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। देखो गणित क्या है पूरा समझाता हूं। अट्टा, माची, भद्रावती, भैंसावट और बरखेड़ा, ये 5 नदियां हैं, इन पे बनता है पांचना बांध करौली में, जो कि मिट्टी का बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। पांचना बांध से जलापूर्ति होती है किसको, अजान बांध को, ठीक है, जो भरतपुर में है बाणगंगा नदी पे। हालांकि अजान बांध को पानी की पूर्ति मैंने ये भी कहा था कि यमुना लिंक नहर से भी होती है, बिल्कुल होती है सर, वहां पे देखा था अपन ने। अब अजान बांध से मेरे भाइयों जो आपकी जलापूर्ति कराई जाती है वो किसको कराई जाती है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को। समझ गए, बिल्कुल ओके मेरे भाइयों, समझ गए ना, वेरी गुड। तो भाई साहब ये कौन सी नदी थी जो मैंने अभी पढ़ाई थी आपके लिए, ये थी मेरे भाइयों आपकी कौन सी नदी, गंभीर नदी। दोबारा से देख लो, गंभीर जो नदी है मेरे भाइयों, इसे उटंगन नदी कहां कहते हैं, यूपी में। उद्गम रहेगा सपोटरा गांव की पहाड़ी करौली से, संगम रहेगा यमुना नदी मैनपुरी यूपी के अंतर्गत करौली भरतपुर धौलपुर में, प्रवाह क्षेत्र 288 किलोमीटर रहेगी, ठीक है सर। इसके बाद अपन गए इसकी सहायक नदियां अट्टा, माची, भद्रावती, भैंसावट और बरखेड़ा। इन 5 नदियों के जहां पे पानी मिलता है या पानी इकट्ठा होता है वहां पे बना हुआ है पांचना बांध करौली, जो कि मिट्टी का बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। और इससे जलापूर्ति होती है अजान बांध भरतपुर को। और मेरे भाइयों अजान बांध से पानी आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। चलिए अब बताइए भाई साहब, यहां पे सिर्फ अभी भी कह रहा हूं आपकी नदियां समाप्त हुई हैं, कल आएगा नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, उस क्लास को मिस मत करना। मैं पहले कह रहा हूं नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, बहुत सारी नदियां जो कंफ्यूज पैदा करती हैं, खारी खारी खारी, बांडी बांडी, पार्वती पार्वती, काली सिंध काली सिल, क्या है, मोरेन मोरेल, सागी साबी, पश्चिमी बराज, साबरमती सागरमती, ऐसी बहुत सारी नदियां जिन पे अपन कल चर्चा करेंगे मेरे भाइयों जी। और भाई साहब दूसरी एक बात और आपके लिए बता देता हूं यहां पे, चलिए ये तो अपन ने देख लिया था, इसमें पांचना बांध करौली, इन 5 नदियों का पानी आता है जिससे अट्टा, माची, भद्रावती, भैंसावट और बरखेड़ा, और ये मिट्टी का बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। और भाई साहब हमारे लक्ष्य परिवार के द्वारा जिस प्रकार से आप पढ़ रहे हो उस तरीके से ही आपको पीवाई को निकालना भी बेहद जरूरी है। तो हमने भाई साहब राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजव्यवस्था, हिंदी व्याकरण और रीजनिंग से संबंधित सारे पीवाई क्यू और यहां तक कि 2026 तक के इसमें अपडेट है भाई साहब। तो देरी किस बात की, जाइए नजदीकी बुक स्टोर के पास और भाई साहब वहां से परचेज कीजिए और अपनी जो तैयारी है उसे धारदार बनाइए मेरे भाइयों। और वहां से नहीं मिलते हैं तो जाइए लक्ष्य क्लास के एप्लीकेशन पर, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि सर राजस्थान के भूगोल के कब आएंगे, बेफिक्र रहिए, जितनी भी देरी किसी काम में लगती है वो उतनी ताकत के साथ मार्केट में आता है, ध्यान रखना। तो थोड़ी सी देरी और लग रही है मेरे भाइयों, लेकिन जिस दिन आएगा उस दिन आप खुद कहेंगे कि वाकई में यार मजा आ गया गौरव सर के पीवाईक्यू खरीद के। हकीकत में देख लेना, क्योंकि जिस प्रकार की उसकी व्याख्या होगी उससे आपका दिल गदगद हो जाएगा मेरे भाइयों। तो बेफिक्र रहिए, थोड़ी सी देर और लगेगी अभी राजस्थान के भूगोल की बुक को बनने में। उसके बाद एक साथ लॉन्चिंग में खुद करूंगा और फिर देखते हैं आपका सपोर्ट कितना मिलता है। उससे पहले मैं ये थ्योरी की जो क्लास करा रहा हूं
इनको आप अच्छे तरीके से एनालिसिस कीजिए, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद फिर जब आप PYQ निकालेंगे तब आपको विश्वास होगा कि अब की बार हम कुछ पेपर के अंतर्गत अच्छा कर सकते हैं। तो टेंशन किस बात की भाई साहब, बहुत जल्दी लेके आऊंगा आपके लिए। और दूसरी बात मेरे भाइयों, आज का सेशन ये कैसा रहा, आज की ये क्लास कैसी रही, ये कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं, जिससे मुझे भी हौसला मिलता है आपको जानने का। मुझे एक अच्छा तरीका यही है कि आप कमेंट करके बताएं मेरे भाइयों। और दूसरी बात, आज के इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी कल रविवार के दिन रिफ्रेश होके सुबह मॉर्निंग में भाई साहब फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, जय जवाहर। और कोई भी नया बच्चा है मेरे भाई जो लच्छे परिवार का हिस्सा बनना चाहता है, हमारे कंटेंट को देख के ये चाहता है कि अब मेरी मंजिल इस वाले कंटेंट से पास हो सकती है, पार हो सकती है, तो पीछे दिए गए QR कोड को स्कैन करें और हमारे लच्छे परिवार का हिस्सा बने।